हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। इस चैनल पर आज आपके साथ हम हाजिर हुए हैं 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जो आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चूंकि ये सारे प्रश्न बीपीएससी के पूर्व के परीक्षा में पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, चूंकि इसका जो स्तर है वो बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा के समरूप ही है। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ए ऑप्शन है लौह अयस्क खनन, बी बांध, सी पक्षी अभ्यारण्य, डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर होगा ए लौह अयस्क खनन। जो पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड में है चिड़िया, वो लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र या डी शनि। तो सबसे कम घनत्व इन चार ऑप्शंस के अनुसार किसका होगा? तो डी शनि का। आपको बता दें कि शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है इन चारों ऑप्शंस के अनुसार 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है पृथ्वी का घनत्व। याद रखेंगे कितना? 5.517। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ए ऑप्शन है पेडी प्लेन, दूसरा पेनी प्लेन, तीसरा जियो सिंक्लाइन और डी कास्ट प्लेन। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अनुसार गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट। तो ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी टाइटेनियम, सी गैलियम और डी टिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन टाइटेनियम। इसका सही उत्तर होगा टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इल्मेनाइट एक धात्विक ऑक्साइड खनिज है जो आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है या टाइटेनियम का प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश की नहीं है? तो लेबनान, जॉर्डन, इजराइल या फिर फिलिस्तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लेबनान। इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाती है। यह भू आबद्ध खारे पानी का सागर है। मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। 238% लवणता। लेबनान की मृत सागर के साथ कोई भूमि सीमा नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ए सौर प्रणाली, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी का आंतरिक भाग या डी कोलोराडो और खाड़ी धारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका जो विवरण है 1844 में कोरियोलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच। ए जावा, बी मालदीव, सी सुमात्रा, डी मॉरिशस। तो सुंडा ट्रेंच कहां पे है? तो जावा में। किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो जावा द्वीप के। पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। कौन? तो सुंडा ट्रेंच इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। याद रखना है इसकी गहराई कितनी है? तो 7454 मीटर। 7454 मीटर। सुंडा ट्रेंच पहले जावा ट्रेंच के नाम से ही जाना जाता था, तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। ऑप्शन ए जे विल्सन, बी ए वेगेनर, सी डू टोइट और डी एच हेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ए वेगेनर। ए वेगेनर। इसके बारे में जान जाइए कि महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की जो कल्पना है वह यह है कि महाद्वीप सागर में अति विशाल जहाज की तरह तैरते हैं। जर्मन मौसमविद थे एक एल्फ्रेड वेगनर, ए वेगनर,
ने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किया था? इस बात को याद रखिएगा कि ए वैगनर ने कब इस सिद्धांत को दिया था, तो वर्ष 1912 ईस्वी में। इस सिद्धांत के अनुसार जो है आज के सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीपीय पैंजिया से जुड़े हुए थे। तो इस बात को समझना है हम लोग को। नेक्स्ट चलिए देखेंगे, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किस चीज से? ए स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, बी पृथ्वी के आयाम की माप से, सी पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, और डी क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो जियोडेसी कैसा विज्ञान है? तो इसका ये किससे संबंधित है? तो बी पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। यह पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस जलवायु क्षेत्र में, कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व और डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। अच्छा, इसमें कितने जिले आते हैं इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 13 जिले आते हैं इस कृषि जलवायु क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में बिहार में कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं, इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल किस बिहार के किस जिले में है? ए ऑप्शन गया, बी रोहतास, सी नालंदा और डी नवादा। तो जो ब्रह्मयोनी है वो गया जिले में है। कहां है? तो वह गया जिले में स्थित है। फल्गु नदी के किनारे बसा बिहार का जो गया जिला है वो 3 ओर से छोटी छोटी पहाड़ियों मंगला गौरी, श्रृंगास्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी से घिरा हुआ है। इस बात को याद रखेंगे, कौन कौन पहाड़ियों से? तो मंगला गौरी, श्रृंगास्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल, पहला ए कैमूर रेंज, दूसरा खड़गपुर झील, सी कांवर झील और डी राजगीर हिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कांवर झील। तो ये कांवर झील हो जाएगा। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले में स्थित है। कौन सा? तो कांवर झील कहां पे है? तो बेगूसराय में स्थित है और यह बिहार का पहला रामसर साइट है। इसको नवंबर 2020 में भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था, याद रखेंगे। और यह बिहार का प्रथम भी है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील भी है कांवर झील। इस बात को याद रखेंगे, बिहार का पहला रामसर। और भारत में पूछा जाए तो यह 39वां, भारत का 39वां रामसर स्थल और बिहार का पहला रामसर साइट है। ये कांवर झील कहां पड़ता है? तो बेगूसराय जिले में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ए दक्कन का पठार, बी सेंट्रल हाईलैंड, सी छोटा नागपुर का पठार या डी मेघालय का पठार। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार। तो ये सारे जो हैं दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो नदियां हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में है? बक्सर, पटना, भोजपुर या फिर नालंदा। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो सोन और गंगा का जो है संगम वो बिहार के किस जिले में है? तो बी पटना में है। कहां है? बी पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले के निकट मनेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया या फिर सारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गया। बिहार के गया जिले में अभ्रक का भंडार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित हैं? चूंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसको पढ़ लेते हैं। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। दूसरा, ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। 3 अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। 4 जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें से क्या है?
सही है, 1, 2 और 4, जबकि 3 जो है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना, ऑप्शन ए कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन सी गोदावरी और महानदी, डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी कृष्णा और गोदावरी। तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की पट्टी सीमा परियोजना, ये जो है इसको अन्य नाम इसका ये भी है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना, कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश की जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है गोदावरी और दूसरी है कृष्णा, इनको परस्पर जोड़ने का कार्य राज्य सरकार के प्रयास से 2015 में संपन्न हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, दूसरा करसन दास मूल जी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी बाबा साहेब अंबेडकर। तो याद रखेंगे कि जो बहिष्कृत भारत जो अखबार है वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए वर्ष 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। याद रखेंगे 1927 में उनके द्वारा एक मराठी पाक्षिक पत्रिका जो बहिष्कृत भारत है उसका प्रकाशन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी या डी अरुणा आसफ अली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी एनी बेसेंट। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। वो वर्ष 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखेंगे। जबकि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो सरोजिनी नायडू थी। और वो कब बनी थी? तो वो कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। वहां पर सरोजिनी नायडू पहली बार बनी थी। तो पहला जो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष, चूंकि यहां पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट होगी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है वीडी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आरसी मजूमदार, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वीडी सावरकर को। आपको बता दें कि वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। वीडी सावरकर ने। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहां की गई थी सर्वप्रथम लागू? ए गुजरात, बी मद्रास, सी बंबई और डी ओडिशा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मद्रास में। आपको बताएं कि रैयतवाड़ी जो पद्धति है, मालगुजारी की बंदोबस्ती की पद्धति, वो सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में लागू की गई थी। इसे 1792 में बारामहल जिले में लागू किया गया था। याद रखेंगे किस जिले में? तो बारामहल जिले में इसको लागू किया गया था। और इसके बारे में और एक फैक्ट है कि बाद में जो टॉमस मुनरो थे 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर ये रहे थे। याद रखेंगे टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अस्थायी भूमि व्यवस्था के प्रदेशों को छोड़कर से समस्त प्रांत में लागू किया था। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार माना। कितने का? तो तीसरा भाग, पूरे जो फसल है उसके उपज का तीसरा भाग को उन्होंने जो है कर का आधार माना था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए यहां है अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन या डी अबुल फजल। तो वेल नोन फैक्ट है, ये क्वेश्चन आसान भी है और परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। चलिए, और ये किसके दरबार किसके शासनकाल में थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे और इनको इतिहास लिखने का आदेश मिला था। और इन्होंने क्या लिखा है? एक आईने अकबरी भी लिखा है और दूसरा एक जो ग्रंथ है अकबरनामा, वो भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सी जहांगीर होगा। सर थॉमस रॉ जो है भारत आया था किसके शासन काल में? तो जहांगीर के शासन काल में वो आया था 1615 ईस्वी में। आपको याद हो, बता दें कि 1615 में जो इंग्लैंड का एक सम्राट था जेम्स प्रथम, उसका राजदूत हुआ करता था सर थॉमस रॉ, या टॉमस रॉ भी इसको कहते हैं, और ये जहांगीर के दरबार में आया था। अच्छा, इसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने के अधिकार हेतु एक शाही फरमान जारी करने में सफलता पाई थी, और 1619 में यह फिर भारत से कहां लौट गया? इंग्लैंड लौट गया। और किसके काल में आया? जहांगीर के काल में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार शुरुआत किसने किया और पूरा किसने किया? ये दोनों दो तथ्य हैं, याद रखिए। ऑप्शन ए है यहाँ इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है उलुग खां, या डी रजिया सुल्ताना। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है उसको पूरा करवाया था। किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा। अच्छा, शुरुआत किसने की? तो इसका जो निर्माण कार्य है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया था। अच्छा, उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश ने जो आगे का कार्य था, मीनार चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से निर्माण होना शुरू हो चुका था, और उसके मृत्यु के पश्चात भी यह निर्माण कार्य को किसने चलाए रखा? तो वो था इल्तुतमिश, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा है? किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास, या डी भारवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी भारवी। क्या होगा इसका आंसर? भारवी ने किराता जूनियर काव्य की रचना की थी, याद रखेंगे। अच्छा, इसी में है एक भट्टी नाम के भी हैं, तो भट्टी काव्य की रचना भट्टी ने किया था, भट्टी काव्य। अच्छा, शूद्रक ने क्या लिखा है? तो मिर्च कटिकम एक नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, इतिहास में आप पढ़ेंगे। मिर्च कटिकम वो जो है शूद्रक ने लिखा था। और कालिदास की जो एक प्रमुख रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना किसने की थी? तो कालिदास ने किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी महाकश्यप, सी संगरक्ष, और डी पार्श्वक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप जी ने प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी, राजगीर में आयोजित हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आपको बता दें कि बौद्ध संगीति हुई थी, और इसमें आपको हम बताएं कि जो अंतिम जो बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? तो वसुमित्र ने चौथी का किया था, पहला का महाकश्यप ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम, या डी राजराजा प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। याद रखेंगे, विजयालय जो है चोल वंश की स्थापना इसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, और डी राखीगढ़ी। तो इसमें से जो लोथल है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। याद रखेंगे, लोथल कहाँ है? तो राजस्थान में है। जबकि कालीबंगा कहाँ है? वह भी सॉरी लोथल गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और एक है डाबरकोट, इसका नाम चूंकि ये भारत से बाहर है इसलिए डाबरकोट जो है वो कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। ये सारे के सारे जो चारों हैं वो हड़प्पा कालीन स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल एक बंदरगाह हड़प्पा कालीन स्थल था, इस बात का हम लोग याद रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? समाजवादी पार्टी का गठन, बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, उसका गठन हुआ था किसके द्वारा? ऑप्शन ए फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, और डी है स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। इसका सही उत्तर क्या होगा?
बी होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है समाजवादी पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने थी? जल्दी जल्दी देखते हैं। ऑप्शन क्या है? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर विपिन झा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल। याद रखेंगे, बिहार में क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण और डी है कृष्ण सहाय। तो इसका उत्तर आप सभी को पता भी होगा। इस राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने चंपारण आने का गांधी जी को जो है आमंत्रण दिया था। याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक चीज राजकुमार शुक्ल के बारे में ये जान जाइए कि जो 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था में उन्होंने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ देशवासियों तथा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था राजकुमार शुक्ल ने। और उन्हीं के आमंत्रण पर अप्रैल 1917 में गांधी जी कलकत्ता से चंपारण पहुंचे थे। और पहला जो सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग है, पहला बड़ा प्रयोग है, वो चंपारण में ही महात्मा गांधी जी ने किया था। और नीलहे किसानों को जो है अत्याचारी जो उन पर लगान लगाए जाते थे, तो उससे जो है मुक्ति दिलाई थी। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए सिद्धू कानू, बी बुधू भगत और तेजा भगत, सी मुलू मानेक और जोधा मानेक और डी है मदारी पासी और सहदेव। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो सही ऑप्शंस है वो हो जाएगा ए हो जाएगा सिद्धू और कान्हू जो था संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजमहल के संथालों ने जमींदारों तथा साहूकारों तथा पुलिस के दमन के खिलाफ 1855 में यह विद्रोह किया था। दो भाई थे सिद्धू और कान्हू, उन्होंने ही इस विद्रोह को संगठित किया था। और सरकार ने इसको क्या किया? अंग्रेजी सरकार तो जानते ही थे आप लोग की दमनकारी सरकार थी, उसने इस विद्रोह को दबा दिया था। और बाद में जब बहुत ज्यादा इस विद्रोह की आग जो फैली तो सरकार ने अलग संथाल परगना बनाकर संथालों के रोष को शांत किया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एम ए जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको पता है कि लियाकत अली खान जो है वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और बाद में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि ये बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे किसके? तो पाकिस्तान के। तो इस चीज को, अच्छा, ये जो अंतरिम सरकार का जो है गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1946 में हुआ था। तो और इसी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे आपको सरदार पटेल, याद रखना है। चलिए, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ चार है, सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और फिर लक्ष्मी सहगल। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस से जब इनका मतभेद हुआ था वर्ष 1938-39 में, तो इन्होंने जो है 1939 में, तो और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि गांधी जी से इनका कुछ मनमुटाव हुआ था वर्ष 1939 में, और त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी से मनमुटाव के कारण इन्होंने वहां पर अपना त्याग पत्र दे दिया था और फिर एक अलग इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, बी 2006, सी 2009, 2014। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2006। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 2006। तो पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है बिहार ने दिया था सर्वप्रथम पूरे देश में, और ये 2006 में दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ऑप्शन ए है 1911, बी 1913, सी 1914 और डी 1919। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1913 ईस्वी में।
बंगाल से जब पृथक हुआ था बिहार, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा साथ में थे, तो 22 मार्च 1912 को बनने के बाद विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और 20 जनवरी 1913 में जो ये इसकी पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे, बांकीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसका क्या है? निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो ऑप्शन ए है यहाँ बफर विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी अम्लीय विलयन और डी उदासीन विलयन। तो आपको पता है कि बी जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 रहेगा तो न्यूट्रल और 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय विलयन हो जाता है। ये आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह जाती हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या त्रिक बिंदु। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता है, त्रिक बिंदु इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिक बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी सिलिका मिट्टी, सी जिप्सम और डी राख। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा चूना पत्थर। आपको बता दें कि चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। इसके अलावा सीमेंट में सिलिका, कैल्शियम, सल्फेट, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, आयरन आदि सारे तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। 4 ऑप्शंस है, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। और इसी के कारण जो है रंगीन फिल्म दिखाई देती है साबुन की पानी पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी, निर्वात में जो सारे हैं वो एक साथ, चाहे वो पंख हो, चाहे वो रबर हो, चाहे लकड़ी हो, सभी जमीन पर साथ ही पहुंचेंगे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तब क्या होगा? पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, या फिर जल स्तर नहीं बदलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जल स्तर नहीं बदलेगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या फिर केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा, बढ़ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिएगा कुछ देर के लिए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम आप सोचते हैं कि फ्रिज खोल देंगे तो ठंडा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, कमरे का तापमान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, या फिर डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, या फिर डी अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। याद रखेंगे हाइड्रोजन बम इसीलिए एटम बम की तुलना में काफी डिजास्टर होता है, 1000 गुना ज्यादा इसकी क्षमता होती है एटम बम की तुलना में। तो सोचिए कितना, दो एटम बम जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए तो सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन बम जब उससे 1000 गुना ज्यादा मजबूत होता है तो वो कितना ज्यादा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से जो काम करता है तो कितना वो विस्फोट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी ध्रुवीकरण या डी व्यतिकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए प्रकाश का अपवर्तन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, या सी हवा की चालकता बढ़ जाती है, या डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका उत्तर सही है और वो है कि डी हमारा जो पसीना है तेजी से वाष्पित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो ऑप्शन ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल या डी बेलनाकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अवतल, ए अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, निमोनिया एक संक्रमण है, कैसा? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का या फेफड़ों का? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी फेफड़ों का। तो फेफड़ों का, निमोनिया जो है फेफड़ों में पकड़ने वाला संक्रमण है। इस तथ्य को हम लोग जो है क्या करेंगे, याद रखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। मैंने इसको फुल डिस्क्राइब किया है, स्तरीय क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।